हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन। ठीक है ना। अब हमारे पहला सवाल ये है, तुमसे ये पूछा जाएगा कि जो संविधान है उसमें कितना प्रकार से संशोधन हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे दो, तीन, लेकिन तीन में भी दो प्रकार से। एक जो होता है कि आर्टिकल 368 नंबर में जो कि प्रोसेस का प्रक्रिया का उल्लेख है, एक जो है आर्टिकल 368 में वो प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। तो जैसे आर्टिकल 368 में दो प्रक्रिया का उल्लेख है, जब संसद क्या करे, विशेष बहुमत से, यानी कि 2/3 लोग में से, 3 में से 2 लोग का दे तो उससे संविधान संशोधन हो जाए। और इसी में एक और प्रक्रिया का उल्लेख है कि संसद का विशेष बहुमत 2/3 प्लस आधा राज्य का विधानमंडल भी बोल दे। मतलब संसद का 2/3 लोग भी बोल दे और प्लस जितना भी राज्य है, स्टेट है, वहाँ का भी आधा राज्य, मतलब 28 हुआ, अभी कितना है, 28 है, तो 14 वो राज्य भी कम से कम बोल दे उसमें से। ठीक है। और लेकिन 368 प्रक्रिया के अधीन जो नहीं है वो भी एक प्रक्रिया है, जैसे कि साधारण बहुमत वाला, मतलब संसद में जितना भी लोग बैठा है ना उसका 50% प्लस वन। ठीक है। मान 545 है तो 545 का आधा प्लस एक लोग बोल देगा तो कानून बन जाएगा। ठीक है। तो कौन सा प्रक्रिया 368 के अधीन नहीं है, तो ये वाला 50% प्लस वन वाला। 368 के अधीन कौन दो प्रक्रिया दिया था संशोधन करने का, तो 2/3 तीन लोग वाला प्लस 2/3 प्लस आधा लोग वाला। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो संविधान संशोधन करने के लिए ना ज्वाइंट सीटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठा के कानून हम लोग क्या करें, कानून में चेंज कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। संविधान संशोधन पर अपना राय देने हेतु राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया गया 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पर ये बोला गया कि अगर जब कभी भी संविधान में हम लोग संशोधन करेंगे, कभी आएगा, तो वो सबसे आखिरी में कहाँ पे जाता है, सिग्नेचर के पास लिए, राष्ट्रपति के पास। तो वहाँ पे कि राष्ट्रपति वो जो संविधान संशोधन के बात को वो क्या करेगा, अपनाना बाध्य है, वो माना नहीं कर सकता है। और कब ये बात कर दिया गया कि तुम आपको मानना ही पड़ेगा, तो इंदिरा गांधी है ना 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी, तो उसी समय बोल दी राष्ट्रपति को कि आपको मानना ही पड़ेगा ये बात। फिर से यहाँ पे संविधान संशोधन के कहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में, तो भाग 20 में चैप्टर नंबर 20 आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं। मान लो हमको संविधान में चेंज करना है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। किस कब से ये नियम बना दिया गया था, तो 24 नंबर के जब संविधान संशोधन किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसी से अनिवार्य कर दिया गया था। फिर है यहाँ पे संविधान संशोधन करने में राज्य विधानमंडल की भूमिका। तो देखो, संविधान संशोधन करने में मेनली भूमिका किसका होता है, संसद का ही होता है, लेकिन कहीं कहीं ये जो स्टेट है उसका भी भूमिका हो जाता है। बताए थे ना, कभी कभी स्टेट का भी हो जाता है। स्टेट का भूमिका कब कब हो जाएगा, तब मान लो कि जब आर्टिकल 368 में ही बदलाव कर देना हो, मतलब जो प्रक्रिया जिसमें उल्लेख है उसी कानून में बदलाव कर देना हो। और जहाँ पे संसद में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन की बात आ रहा हो, जहाँ पे राज्य की बात आ रहा हो कि राज्य का रिप्रेजेंटेशन का, या फिर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की अगर तुम कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर में हम लोग क्या कर रहे हो, कुछ उसके शक्ति में बदलाव कर रहे हो, तो वहाँ पर भी राज आ जाएगा। या फिर अगर मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमको कुछ चेंजिंग करना है, तो वहाँ पर भी किसका भूमिका आ जाएगा, राज्य विधानमंडल का। मतलब वहाँ पे आधे राज्य से भी तुमको सहमति लेना पड़ेगा। जीएसटी नाम सुने, जीएसटी, जीएसटी टैक्स है, टैक्स लगता है। तो वो कानून जब लाएगा ना तो उसमें क्या किया गया, पूरे देश में लागू होने वाला था, तो वो वहाँ पे राज्य का भी सहमति लेना पड़ा था। ठीक है। अब एक बात है, क्या सभी राज्य का अनुमति लेना आवश्यक है, नहीं, आधा राज्य, कम से कम आधा राज्य बोल दे। ठीक है, तो ये बात याद रहेंगे। अब उसके बाद जब आधा राज्य का जब हम लोग हाँ बुलवाएंगे उसे कानून चेंज करने के लिए, तो अब आधा राज्य किस किस हिसाब से हाँ बोलेगा, सिंपल मेजोरिटी से कि विशेष मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से। तो विशेष बहुमत से नहीं बोलना आधा राज्य को, सिंपल से बोलना है, 50% प्लस वन वाला बात से बोलना है। ठीक है। विशेष बहुमत मतलब 2/3 से नहीं बोलना है उस राज्य को, 50% प्लस वन वाला से बोलना है। ठीक है। और ये जो है विधानमंडल विधानसभा का ही वहाँ पे भूमिका होता है, विधान परिषद का नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है सब। अब यहाँ पे देखो, तो हम बताए थे कि संसद में तीन प्रकार से क्या वैसे ये संविधान में तीन प्रकार से क्या होता है, बदलाव हो सकता है।
एक तो बताए थे साधारण सिंपल मेजोरिटी से, तो सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर कहीं मान लो कि नए राज्य का गठन करना है या प्रवेश करना है, मान लो कि नया स्टेट बनाना है इंडिया में, तो ये बहुत सिंपल बात है, ठीक है ना। तो हम कर सकते हैं। ऐसे भी देखते हैं मोदी जी कहीं का नाम चेंज कर दे रहे हैं, कोई एक जिला बना दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, तो वो सिंपल बात है। इसके लिए सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए। राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, हम बताए थे कि सब जगह ये विधान, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में नहीं, अपना बिहार में है, 6 स्टेट में है। तो अगर वहाँ पे कि कहीं पे उसको निर्माण करना या समाप्त करना है तो बहुत सिंपल बात है। वहाँ पर क्या करेगा संसद, ये उराज कहेगा कि हमको बना दीजिए मेरे लिए, तो बना देगा। संसद कहेगा मिटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए, तो समाप्त कर देगा, ठीक है। उसके बाद है संसद में गणपूर्ति, मतलब कि संसद में गणपूर्ति मतलब कि संसद में ये जो लोग आए नहीं आए उसके लिए नियम बनाना है। तो बहुत साधारण बात है, ये भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता, पैसा उसको देना, तो ये भी बहुत सिंपल बात है, पैसा उसको देना है, तो ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। फिर से उसके बाद है तो बता ही दे नए राज्य का क्षेत्र सीमा, ये सब थी। तो मोदी जी आजकल करते ही रहते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर का भी नाम बदलने वाला है, गरीबनाथ धाम होने वाला है। तो कैसे होगा, ये सिंपल मेजोरिटी से होगा। फिर से उसके बाद है वेतन बढ़ाना, ये सब भी क्या है, सिंपल बात है। फिर से संसद का नियम ही बदलना, ये भी क्या है, सिंपल बात है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना हो, नहीं करे, कौन भाषा का प्रयोग करे, ये भी सिंपल बात है। फिर से तुमको न्यायाधीश के, उच्चतम न्यायाधीश के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महल करना, मतलब मान लो कि कोई सुप्रीम कोर्ट है तो उसका तुमको पावर उसको और देना है, तो कोर्ट को तो पावर मिलना ही चाहिए। तो सिंपल सी बात, उतना ताम झाम क्यों करे, जब उसको लग रहा है कि हमको देना है देश को तो उसको दे सकता है, सिंपल बात है। किसी का नागरिकता समाप्त और देना है, मतलब को लगे कि भारतीय है, ये भारतीय नहीं है, पाकिस्तानी है, तो ये भी सिंपल बात है, तो सिंपल कानून से हो जाएगा। ऐसे भी तो अभी भारत नागरिकता कानून लागू हुआ है। उसके बाद जो है ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये देखो, अगर मान लो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल संबंधित है SC ST से, तो 5वीं और 6वीं यूनिवर्सिटी ये SC ST प्रशासन से संबंधित है। शेड्यूल कास्ट होता है ना, निचला जाति और आदिवासी लोग, इन लोग का कैसे प्रशासन चलता है उसमें कुछ बदलाव करना है, तो ये भी क्या है, सिंपल मेजोरिटी से ही करेगा। मतलब सिंपल बात है ये भी, उसमें ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं होता है SC ST के उसके कानून वगैरह से, इसी का सिंपल बात है। न्यायाधीशों का बताइए संख्या बढ़ाने भी सिंपल बात है। और ये संसद और राज्य विधानमंडल का निर्वाचन, अब यहाँ पे बोला ये जो कि ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, मतलब MP MLA कैसे चुना रहा है, CM मुख्यमंत्री सब कैसे चुना रहा है, उसके नियम में कोई बदलाव करना है तो ये भी सिंपल बात है। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में अगर कोई बदलाव करना है तो सिंपल बात है, वहाँ पर राज आ जाता है, वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा, ठीक है। UT के समय में कोई कानून बनाना तो ये भी क्या है, सिंपल बात है। संसद और उसकी समितियों के बारे को विशेषाधिकार देना है, तो बता दिए संसद MP MLA ये सब का कोई शक्ति बढ़ाना हो, चाहे उसके चुनाव में बदलाव करना हो, ये सब क्या है, सिंपल बात है, ठीक है। अब तो सर ये इम्पोर्टेंट बात कौन है, 2/3 वाला से बताइए। तो 2/3 जहाँ पे से आधे राज्य और प्लस आधे, भले 2/3 भी चाहिए और आधे राज्य की भी सहमति चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। मतलब इसको ऐसा कानून को बनाना क्या होता है, बहुत लफेरा होता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन बताए थे, वहाँ पे राज्य आ जाएगा। केंद्र, अब बताए थे केंद्र सरकार या राज्य सरकार का एग्जीक्यूटिव पावर में भी बदलाव करेंगे, शक्ति में, तब भी वहाँ पे राज्य आ जाता है। फिर से यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन, तो देखो यहाँ पर विधायी मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव पावर, मतलब कह रहा है कि हम इस पेन पे कानून बनाएंगे मोदी जी, फिर कह रहा है नीतीश जी हम भी कानून बनाएंगे, तो वहाँ पर राज्य भी आ जा रहा है। तो वो भी क्या है, विभाजन, सब शक्ति का विभाजन भी होगा, तो क्या है, शक्ति का कुछ भी बदलाव होगा तो कहाँ आएगा, राज्य भी आ जाएगा इसमें। फिर से संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, हम देखो अभी बताए थे संसद में राज्य आ रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन आ रहा था, जहाँ पे भी राज आ रहा है वहाँ पे भी राज आ जाएगा, तो स्पेशल मेजोरिटी से होगा, प्लस आधे राज। फिर से 7वीं अनुसूची में कोई बदलाव किया हो, देखो 7th शेड्यूल पढ़ाएंगे एक दिन, तो उसमें ना बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है, सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, पढ़ाए भी ना किस पे कौन कानून बनाता है। तो उसमें भी कोई बदलाव करना हो ना तो वहाँ पे स्टेट आ जाएगा। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति,
मतलब एक फिर ये भी बताए थे आर्टिकल 368 में ही बदलाव कर देना हो तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, राज आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे विशेष बहुमत से कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब 2/3 से, 2/3 से। तो देखो फंडामेंटल राइट पढ़ाए हुए मूल अधिकार, बोलने की आज़ादी, सब पढ़ने की आज़ादी, तो इस सब में भी क्या है, तुमको विशेष बहुमत लाना होगा 2/3। फिर से तुमको डीपीएसपी में बदलाव करना हो, डीपीएसपी पढ़ाए हुए कुछ कर्तव्य हमारा, जैसे कि डीपीएसपी मतलब कि हमारा कर्तव्य है कि ये हमारा ये डीपीएसपी मतलब राज्य का कर्तव्य है कि ये क्या होना चाहिए, लड़का लड़की को सेम नियम सेम वेतन मिलना चाहिए, कोई काम करे लेकिन देता है, कई बार लड़की के साथ भेदभाव हो जाता है, तो इसको कहते हैं डीपीएसपी। ऐसा सबको इसमें भी अगर कुछ बदलाव करना हो तो क्या होगा, 2/3 से। किसी को हटाना हो, जैसे महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाना हो उसके पोजीशन से, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो उसके पोजीशन से, तो इस सब के लिए कैसा यूज होगा, तो इसमें भी 2/3 लो। तो बताओ 2/3 से क्या क्या, 2/3 का कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है, एक तो फंडामेंटल राइट के बदलाव में, डीपीएसपी के बदलाव में, और ये महाभियोग के समय किसी को हटाने के समय 2/3 चाहिए। ठीक है। लेकिन याद रखेंगे लोकसभा का जब अध्यक्ष को हटाते हैं ना लोकसभा को, तो वहाँ पे 2/3 नहीं चाहिए, वहाँ पे सिंपल चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग ना ये पढ़ेंगे कि संविधान में जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर का उदय कहाँ से हुआ। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब, अब यहाँ पे देखो तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का उदय कैसे हुआ, तो देखो 1949 में एक मामला था, कामेश्वरी प्रसाद मामला। ये क्या चीज़ था, बिहार में जो जमींदारी व्यवस्था है उसको ख़त्म करने से संबंधित था। इस मामला में जो पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 को असंवैधानिक यानी कि बोला कि ये कानून क्या है, बेकार है। हाईकोर्ट ने बोला कि यह अधिनियम मौलिक अधिकार का हनन करता है, यह संविधान का क्या है, असंवैधानिक है। फिर इसमें मामला क्या हो गया था, फंडामेंटल राइट का डीपीएसपी के साथ मामला फंस गया था, यानी कि आर्टिकल नंबर 90F, आर्टिकल 31 का आर्टिकल नंबर 39 BC से मामला फंस गया था। तो कमलेश्वरी प्रसाद मामला किससे संबंधित है, जमींदारी व्यवस्था के वहाँ पे समाप्त करने से लेकर बिहार के। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आया, चंपकम दोराईराजन मामला आया। चंपकम दोराईराजन मामला आया कहाँ पे, चंपक 50 मद्रास में 1950 में आया। इसमें क्या था कि एक ब्राह्मण लड़की थी ऊंचा कास्ट की, जो अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, तो कहाँ चली गई, कोर्ट चली गई। कोर्ट में क्या हुआ, लड़की का पक्ष, यहाँ पे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में झगड़ा छिड़ गया। 15 और 14, आर्टिकल 15-14 यहाँ पे कोर्ट में लड़की पक्ष अपना रखी कि आर्टिकल 15-14 के अनुसार सभी को समान अधिकार है, जब सब कोई सेम नंबर ला रहा है तो सबको एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिला था। आर्टिकल 46 में सरकार बोला डीपीएसपी कि आर्टिकल 46 के तहत सरकार बोला कि हम कमज़ोर वर्ग के लिए कम नंबर पे भी क्या करेंगे, सिलेक्शन दिलवा देंगे। अभी भी होता है, गलत बात है लेकिन नहीं। इसी चंपकम दोराईराजन में क्या माना सरकार कि, लेकिन चंपकम दोराईराजन में क्या माना सर, ये सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से बड़ा है, यानी कि इस लड़की को एडमिशन फिर मिल गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से बड़ा है। किसमें बोला था, चंपकम दोराईराजन मामले में। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं कर सकता, मतलब डीपीएसपी एफआर से बड़ा नहीं है, तुम्हारे मौलिक अधिकार से बड़ा नहीं है। इसी फैसले के बाद भारत सरकार ने क्या किया कि आर्टिकल 15(4) यानी कि 15(4) को शामिल करके भारत का पहला संविधान संशोधन किया। तो भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ ना, तो उसमें एक आर्टिकल जोड़ दिया, आर्टिकल 15, और उसमें क्या 15 पहले से था, उसमें जोड़ दिया 4 नंबर का आर्टिकल। अब बोला कि सरकार जो है, जो SC ST OBC ये सब के लिए है, स्पेशल व्यवस्था कर सकता है कि उसको कम नंबर पे भी क्या हो, एडमिशन मिल जाए। नहीं हो रहा। उसके बाद क्या है, एक मामला आया 1950 में ही, रमेश थापर मामला, मद्रास का था। ये क्रॉस रोड में नेहरू की एक पत्रिका था, मतलब कि एक रमेश, एक क्या था, न्यूज़पेपर छापता था, तो क्रॉस रोड नाम का एक न्यूज़पेपर छापा, उसमें नेहरू जी की क्या कर दिया, आलोचना। तो सरकार बमक गया। तो यहाँ पे बोला कि सरकार बमक गया, यहाँ पर बोला क्या चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 91 ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का
पत्रिका पर क्या किया, प्रतिबंध करना। ये क्या है, फंडामेंटल राइट का हनन है। क्या बोल, ये हो गया, ठीक है। तो रमेश थापर मामला में क्या चीज़ था कि आलोचना कर सकते हो, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित क्या है, रमेश थापर मामला है। इसी मामला में एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि अगर किसी भी आदमी का मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है तो वह पहले कहीं भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि पहले हाई कोर्ट जाए कि सुप्रीम कोर्ट जाए, ठीक है। इसी मामले में बोला। तो रमेश पर वाला क्या है, रमेश थापर वाला मामला बोलने की आज़ादी पे चलाया गया था ऐसा। अब यहाँ पर पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1950 में, 51 में शुभ 51 में हुआ। क्यों हुआ था, टू रिमूव सर्टेन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्रिएटेड बाय द कोर्ट डिसीजन इन सेवरल केसेस सच एज, मतलब कि जो कोर्ट जैसे कमेश्वरी प्रसाद मामला में हो, चंपकम दोराई राजन मामला में हो, रमेश थापर मामला में हो, तो ये सब क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित मामला है कि नहीं। सभी में, एक में था जमींदारी व्यवस्था का मौलिक अधिकार, एक में था कि हमको चंपकम दोराई राजन में क्या था, आरक्षण का मामला नंबर वाला, इसमें बोलने की आज़ादी, आई रमेश थापड़ में बोलने की आज़ादी पे। तो ये जो मौलिक अधिकार का जो है ना, न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए लाया गया, मतलब मौलिक अधिकार के ऊपर ही लाया गया था मेनली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रहेगा। ये यूपीएससी में ये सवाल पूछा हुआ है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाया गया था, तो मौलिक अधिकार का न्यायिक व्याख्या करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो उसके द्वारा क्या क्या हुआ, तो आर्टिकल 15 में क्या किया गया, 15(4) जोड़ा गया। क्यों, क्योंकि 15 में क्या किया गया, 15(4) जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया कि जो भी सामाजिक और शैक्षणिक ग्रुप से जो भी पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया। फिर आर्टिकल 19 में क्या किया गया, 91A, आर्टिकल 19 में क्या किया गया, 91A जोड़ा गया। 91A जोड़ा गया, बोला गया कि आप बोल तो सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलने के जाए हम लोग को गाली दे दें, तो किसी का या तुमको अपराध के लिए उकसाए कि तुम गलत काम करो, या सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो जाए, विदेश या कह दे कि रसिया बेकार है और रसिया से हम लोग का दोस्ती अच्छा है, तो बोलने की आज़ादी पे प्रतिबंध भी लगाया गया, ये भी जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है ये मामला, 15(4) चंपकम दोराई राजन मामला, समझ में आ रहा है। और ये रमेश थापर मामला। और जमींदारी व्यवस्था वाला मामला किससे संबंधित था, कमलेश्वरी प्रसाद मामला 1950 वाला। इसमें क्या किया गया कि जो जमींदारी व्यवस्था था, लैंड सिस्टम, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जोड़ा गया शेड्यूल 9। क्या जोड़ा गया, शेड्यूल 9, और शेड्यूल 9 जोड़ा गया। इसमें बोला गया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानूनों का एक ऐसा सूची है जिसको कोर्ट में क्या किया जा सके, चुनौती नहीं दिया जा सके। ये आर्टिकल 31A 14 और आर्टिकल 19 का क्या है, मौलिक अधिकार का अपवाद है। 31B 9 शेड्यूल से ही संबंधित है, 31B, ठीक है। तो इसमें जमींदारी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए शेड्यूल 9 जोड़ा गया, और 31A और 31B। 31B कैसे से संबंधित है, 9 शेड्यूल से एक लिस्ट बना दिया गया कि इस लिस्ट के अंदर जो कोई भी कानून रख दिया जाएगा तो इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद क्या किया गया, नहीं अब हो गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत वही सब हुआ, ठीक है। फिर एक और आगे चल के मामला आया शंकरी प्रसाद का मामला। क्या आया, शंकरी प्रसाद का मामला, ये भी बिहार से संबंधित है। शंकरी प्रसाद ने जमींदारी उन्मूलन के लिए पहला संविधान संशोधन को क्या किया, चुनौती दिया। पहला संविधान संशोधन को क्या किया, चुनौती दिया। इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 13 को और आर्टिकल 368 को क्या किया गया, आपस में जोड़ दिया गया। नहीं, आर्टिकल 13 को आर्टिकल 368 को क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया। क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया, ठीक है। तो अब इसी में क्या है कि पहला संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया। जो पहला संविधान संशोधन किया गया था ना, तो शंकरी प्रसाद मामले में चुनौती दिया गया। तो पूछेगा किस मामला में पहला संविधान संशोधन को क्या किया गया, चुनौती दिया गया, तो शंकरी प्रसाद मामला में, ठीक है ना। क्यों,
तो यहाँ पे बोला कि आर्टिकल 31A है ना, सरकार किसी की भी ज़मीन ले सकता है। आर्टिकल 14 और 19 को उससे मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होगा। आर्टिकल 31B से क्या किया गया, 9 शेड्यूल जोड़ा गया। मतलब 31A से क्या क्या आ गया कि सरकार किसी की भी ज़मीन को ले सकता है, इससे मौलिक अधिकार क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। और 31B में क्या कहा गया, 9 शेड्यूल जोड़ दिया गया 31B से, ये बोला, ठीक है ना। इसी को चुनौती दिया गया। बताओ सरकार किसी का भी ज़मीन ले लेगा तो लोग बमकेगा नहीं। 31A में यही कहा गया। जमीन लेके पैसा नहीं देता था क्या? देता था, कम देता था। ज़मीन है 10 रुपये का, देगा 5 रुपया। 31B में क्या करता था, सही दिमाग लगाए। 31B में क्या करता, 9 शेड्यूल को जोड़ दिया गया, लिस्ट बना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि जो पहला संविधान संशोधन है ना, वो बढ़िया है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। शंकरी प्रसाद मामले में बोला कि संसद क्या कर सकता है, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वाला मामले में माना कि जो अनुच्छेद 368 के दिन किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के दिन विधि की परिभाषा नहीं है, और जो विधि की परिभाषा के अधीन नहीं आता है वो अनुच्छेद संविधान संशोधन के अनुच्छेद 13 के दिन विधि नहीं है। अतः संसद एफआर में यानी कि मौलिक अधिकार में संशोधन करेगा तो ये अनुच्छेद 13 के असंगत ना होगा और जनता का मौलिक अधिकार भी प्रभावित ना होगा, ठीक है ना। तो मतलब इसमें ये बोला कि देखो शंकरी प्रसाद मामले से क्या सवाल बनेगा, पहला सवाल बनेगा कि किस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट बोला कि सरकार मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, शंकरी प्रसाद मामले में। फिर किस मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 में विधि का परिभाषा दिया है लॉ का, तो आर्टिकल 13 के अधीन जो आर्टिकल 368 के तहत हम लोग संविधान में चेंज कर रहे हैं, कंपेयर किया गया था ना इस दोनों को। हाँ, तो वही वर्सेस लड़ाई किया गया, तो इसमें विधि के परिभाषा में शामिल नहीं है। किस में बोला गया, तो इसी में बोला था शंकरी प्रसाद मामले में ही कि आर्टिकल 368 है, वो आर्टिकल 13 के अधीन विधि की परिभाषा नहीं है। और जब विधि की परिभाषा है ही नहीं, मतलब वो कानून है ही नहीं, तो कानून का उल्लंघन कैसे होगा फिर, ये बात बोला था शंकरी प्रसाद मामले में, ठीक है। लेकिन आगे चल के गोलकनाथ मामला में संविधान संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 13 के अधीन कानून माना। देखो अपने बात से पलट गया। फिर गोलकनाथ एक आदमी था, वो केस किया तो बोला नहीं नहीं, ये जो आर्टिकल 13 के अधीन है ना, आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन कर रहे हैं वो कानून है, और कानून का अगर उल्लंघन होगा, विधि का उल्लंघन होगा, तो हम वहाँ पे तुमको रक्षा करेंगे। तो शंकर को ऐसे भगा दिया था, और गोलकनाथ में वो गोल गोल बात बोल के उसको अपना लिया, ठीक है। तो ये वाला मामला था। अब आ रहे हैं यहाँ पे बेरूबाड़ी मामला एक था। तो बेरूबाड़ी मामला क्या था, 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें क्या था कि पाकिस्तान का कुछ ज़मीन हम लोग में आया था ना, तो हम लोग पाकिस्तान को दे दिए, वो 9वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें बोला गया, इसी में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखो प्रस्तावना में लिखा था कि भारत अपना ज़मीन किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन कोर्ट बोला कि संविधान का भाग ही नहीं है प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो संविधान में बदलाव कर सकते हैं, प्रस्तावना में बदलाव कर सकते हैं। तो जो बेरूबाड़ी मामला है ना, 9वां संविधान संशोधन, उसमें बहुत लोग बोला ना ना नहीं दीजिए, पाकिस्तान को ज़मीन नहीं दीजिए, लेकिन कोर्ट बोला कि दे सकते हैं क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर यहाँ पे किस मामले में पहला संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया था, अभी पढ़ा है, बता दो। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था तो उसको कौन, शंकरी प्रसाद मामला में किस आधार पे दिया था कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। कौन कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B। इसमें बोला गया कि 14-19 मायने नहीं रखता है, संपत्ति किसी का भी छीन लेगा। इसमें 9 शेड्यूल जोड़ दिया गया था। और फिर तो इसका निर्णय क्या हुआ, शंकरी प्रसाद मामले में बताओ। ये आर्टिकल 13 और 368 में लड़ाई हो गया। बोला कि आर्टिकल 13 के अंदर आर्टिकल 368 का परिभाषा नहीं आता है। समझ में आ रहा है। अब 17वां नंबर संविधान संशोधन कब हुआ, 1964 में।
इसमें क्या किया गया था ना कि जो भूमि सुधार कानून है ना उसको फिर से नए शेड्यूल में डाल दिया गया। मतलब नए शेड्यूल में डाल देने का मतलब समझ में आ रहा है? बता रहे, एहतियात करो 17 पे खतरा। फिर यहाँ पे है सज्जनशील मामला। क्या है? सज्जनशील मामला। सज्जनशील मामला कब आया था? 1965 में। 65 से कैसे याद, क्या याद रखो? 65 से 65 पे हैं सज्जन लग रहे। 17वां संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया। अब बोला क्या कि यह संपत्ति के मौलिक अधिकार को चुनौती दिया गया। ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। मूल ढांचा, ठीक है ना? सज्जनशील मामले में बोला ये कि सज्जनशील मामले में क्या बोला कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। ये बात तो इसमें भी बोला था। किस में? शंकरी प्रसाद मामले में भी बोला था, वही बात को रिपीट किया और बोला कि बदलाव कर सकता है। लेकिन इसी मामले में क्या है कि सज्जनशील मामले में ही पहली बार इनडायरेक्टली जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं। उसके बाद क्या है, सज्जनशील मामला हो गया था कब? 1965 में। सज्जन लग रहे 65 पहन के, तो 1965 का ये मामला था। फिर आया गोलकनाथ मामला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोलकनाथ मामले में क्या हुआ, ये आया 1967 में। कब? गोल गोल बात कब बोला तो इसे याद कर सकते हो। 1967 में। 67 में क्या आ गया? प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था। एक बार पढ़ाया है? तब प्रार्थना करते हो तो भगवान के सामने क्या बोलते हो? गोल गोल बात। इसे याद कर सकते हो। क्यों लाया गया? तो जमींदारी व्यवस्था से, जो जमींदारी व्यवस्था लाया था जिससे हमारा फंडामेंटल राइट प्रभावित हो रहा है कि नहीं, मौलिक अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फंडामेंटल राइट आर सैक्रेड। इसमें बोला है मौलिक अधिकार बहुत ही पवित्र है। देखना अपने बात से कैसे पलटेगा। मौलिक अधिकार बहुत पवित्र है। और ये देखो इसमें कैसे गोल गोल बात बोला। पहली बार बोला कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है संसद, जबकि इसके पहले सज्जनशील मामला हो 1965 का या शंकरी प्रसाद का मामला हो 1951 का, ये दोनों मामले में बोला था कि मौलिक अधिकार में बदलाव कर सकता है संसद। गिर सका तो ठीक है। इसमें क्या दिया? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीडिंग रूल, यानी कि प्रोस्पेक्टिव, भविष्य लक्षित सिद्धांत दिया। बोला तो फिर लोग पूछा तो पहले तो आप गलत बात बोले थे। नहीं नहीं, तो अब से नहीं कर सकता। पहले जो हो गया सो हो गया। फिर यहाँ पर बोला कि एक और बात कि संविधान संशोधन अधिनियम जो 368 है वो 13 के अधीन क्या है? एक कानून है। फिर गोल बात। ये दोनों बात जो है शंकरी प्रसाद मामले का उल्टा बोल दिया कि नहीं गोलकनाथ में। ठीक है। तो इसमें यह सवाल पूछता है कि कब सुप्रीम कोर्ट बोला था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते हैं? तो गोलकनाथ मामले में। कब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 13 है वो आर्टिकल 368 के अधीन क्या है? कानून है। तो गोलकनाथ मामला। फिर से यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसमें 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन। अब क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोलकनाथ मामले में दिया गया निर्णय के खिलाफ इंदिरा गांधी ने सरकार के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप 2 संशोधन किया। देखो जब गोलकनाथ मामला दिया ना तो किसका जीत हुआ? जनता का कि सरकार का? जमीन जनता का। जनता का। सरकार तो चाहता ही था जमीन में बदलाव करना, जमीन हड़प ले, लेकिन जनता नहीं चाहता था। तो अब क्या हो गया? अब सुप्रीम कोर्ट अब जनता के पक्ष में फैसला सुना दिया था। किस में? गोलकनाथ में। तब इसी के खिलाफ क्या हो गई? जो सरकार है इंदिरा गांधी, नाम सुनिए, वो बमक गई। दो वो गोलकनाथ मामला के खिलाफ क्या की? दो वो संविधान में बदलाव कर दी। एक है 24वां संविधान संशोधन 1971 और 25वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 में क्या हुआ कि संविधान संशोधन अधिनियम में ये बोली कि जो आर्टिकल 368 है वो आर्टिकल 313 के तहत विधि नहीं है। गोलकनाथ का उल्टा बात। विधि नहीं है तो हम बदलाव करेंगे, मौलिक अधिकार प्रभावित करेंगे और तुम्हारा जमीन छीन लेंगे और तुम क्या करेगा? मुंह ताकते रह जाएगा। जनता को बोला गोलकनाथ के विपरीत। तो 24वां में की। अब उसके बाद 24वां में और क्या की कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन अधिनियम पर
देने हेतु बाध्य है, वो पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। इसमें बोला कि सुन रे प्रेसिडेंट, हम तुम्हारे पास कोई नियम बना के भेजेंगे संविधान संशोधन से चेंजिंग वाला, तो तुम मना नहीं करेगा, तुमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बमक गई भी थी एकदम इंदिरा गांधी कि हम जमीन लेंगे, हड़पेंगे और रोड क्या करेंगे, बनाएंगे। फिर 25वां संविधान संशोधन आया 1971 में। इसमें क्या की कि एक नया संविधान जोड़ दी, एक कानून जोड़ दी, आर्टिकल 31C। पहले तो आर्टिकल 31A जोड़ा हुआ था। इसमें बोला सरकार किसी का भी जमीन ले सकता है। 14 और 19 आर्टिकल नंबर प्रभावित नहीं होगा। 31B भी जोड़ा हुआ था पहला संविधान संशोधन से। इसमें 9 शेड्यूल का लिस्ट जोड़ा गया था। अभी वो और आर्टिकल इंदिरा गांधी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ दी 31C। ये 31C जोड़ दिया, ये बोली कि 39B और 39C, 39B 39C ये दोनों DPSP है। ये आर्टिकल नंबर 14 1931 इस संपत्ति से संबंधित क्या है, मौलिक अधिकार है, उसके ऊपर भारी पड़ेगा। मतलब बोली कि जो कुछ DPSP है ना, जैसे 2 DPSP, ये कुछ मौलिक अधिकार पे क्या है, भारी पड़ेगा। यानी कि मौलिक अधिकार का तुम्हारा वैल्यू नहीं है, हम जमीन ले सकते हैं। फिर 25वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31C के तहत यह व्यवस्था किया गया कि कुछ, अभी तो कुछ DPSP बोल रही है, बाद में पूरा बोलेगी, कुछ फंडामेंटल राइट पे भारी है। ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर आया क्या, केशवानंद भारती मामला। और फिर ये मामला कहाँ पहुँच जाएगा, कोर्ट में, कि सरकार जनता कहाँ चला जाएगा, कोर्ट में। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, बोला कि जो 24वां संविधान संशोधन की थी इंदिरा गांधी, जिसके तहत बोली कि आर्टिकल 13 विधि का परिभाषा नहीं है, वो गलत है। फिर बोले लेकिन राष्ट्रपति किसी संविधान संशोधन अधिनियम को लौटा नहीं सकता, वो बात सही है। 25वां में भी ये की थी कि कुछ DPSP को मौलिक अधिकार के ऊपर क्या कर दी थी, हेवी बना दी थी, ज़्यादा वैल्यू दी थी, ये भी गलत है। तो बोली, इसमें बोला सरकार की देखो इंदिरा गांधी, तुम बदलाव तो कर सकते हो कानून में, मतलब लेकिन कुछ बेसिक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं समझे। फिर उसके बाद केशवानंद भारती के खिलाफ कौन सा मामला होगा, फिर इंदिरा गांधी क्या करेगी, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर गोलकनाथ मामला के खिलाफ क्या की थी, 24वां और 25वां संविधान संशोधन। इसी तरीके से केशवानंद भारती मामला के खिलाफ ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में की। इसमें कही कि जो सारा DPSP है वो सारा फंडामेंटल राइट पे भारी है, मतलब सारा अधिकार अब तुम्हारा कोई काम का नहीं है, सरकार चाहे तो तुम्हारा अधिकार ले लेगा। पहले तो 24वां में जमीने वाला बोली थी, 25वां में अब सारा अधिकार बोली कि ले लेगी। ठीक है। और संसद अनुच्छेद 368 के तहत हर भाग और अंग में क्या कर सकता है, संशोधन और चेंजिंग भी कर सकता है। फिर मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में क्या आया, मिनर्वा मिल्स मामला। न्यायिक मिनर्वा मिल्स मामले में बोला कि देख भाई, इसमें न्यायिक संरचना को मूल संरचना का भाग माना गया। मिनर्वा मिल्स मामला था 1980 वाला। इसमें बोला गया कि देख भाई, DPSP और फंडामेंटल राइट ये दोनों आपस में बराबर है, क्यों लड़ रहे हो। 24वां में क्या बोली थी 1971, 25वां में कि कुछ DPSP क्या है, फंडामेंटल राइट पे भारी है। फिर 42वां में क्या बोली इंदिरा गांधी 1976 में कि सारा DPSP फंडामेंटल राइट पे क्या है, भारी है। तो सरकार बोला ये क्या आपस में लड़ाई कर रही, भारी है वो भारी है, कोई आपस में सब बराबर है, मिल के रहो। मिनर्वा मिल्स मामला में क्या बोला कि सारा DPSP फंडामेंटल राइट के बराबर है, जो 1980 में बोला ये। फिर उसके बाद एसर बोमई मामला आया। एसर बोमई मामला में बोला कि जो प्रस्तावना है ना, प्रीएम्बल 1994 में बोला ये संविधान का भाग है, जबकि एक मामला में बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, पाकिस्तान वाला में, पता याद आ रहा है। ये बेरूबाड़ी मामला में 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे हम लोग जब। फिर क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन हुआ इंदिरा गांधी के खिलाफ। अब दूसरा सरकार आया, मोरारजी देसाई। ये भी तंग हो गया, बोला बेटा अब तो जमीन वाला अधिकार है फाइनली, मौलिक अधिकार समाप्त।
अब कोई मामला नहीं चलेगा, अब सरकार ज़मीन ले सकता है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट से संपत्ति के अधिकार को हटा के आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया, यानी कि ज़मीन वाला मामला फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये नॉर्मल राइट है। ठीक है, अब कोर्ट उठ नहीं जा सकते हो, तुमको मुआवजा मिलेगा ठीक ठाक, चिंता क्या करो, चिंता नहीं करो। फिर 52 मामला आया 81 में। इसमें क्या किया गया, जो तीनों जोड़ा गया था संपत्ति से संबंधित, इस तीनों की संवैधानिकता को चुनौती दिया गया। तो ये बहुत हुआ, लेकिन फाइनली जमीन वाला मामला खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़े थे उसी का बात। ठीक है, इसमें माइंड मैप है, यहाँ पे देखो कामेश्वर मामला में क्या बोले था 1949 में कि जो ये जमींदारी व्यवस्था से संबंधित था। चंपकम दोराई राजन मामला 1950 में, ये आर्टिकल 15 और 46 के बीच लफड़ा हो गया था आरक्षण को लेकर। रमेश थापर मामला, ये इसमें 91 ये जोड़ दिया गया था कि कुछ बात पे उचित प्रतिबंध लग सकता है भाषण पे। अब इन तीनों मामला के लिए क्या किया गया, पहला संविधान संशोधन किया गया सरकार 1951 में किया, आर्टिकल 54 जोड़ा आरक्षण देने के लिए, 91 जोड़ा 3 प्रतिबंध जोड़ दिया बोलने पे, और तुमको जमींदारी व्यवस्था के लिए 31A और 31B जोड़ा सरकार। 31A में क्या बोला, 14-19 आर्टिकल को प्रभावित करने के सरकार जमींदार ले सकता है, और 31B में 9 शेड्यूल जोड़ दिया, वो लिस्ट बना दिया। फिर शंकरी प्रसाद मामला आया था 1951 में, तो पहला संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया था इसी में। इसमें क्या बोला था सरकार, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। आर्टिकल 368 13 के दिन विधि का परिभाषा में शामिल नहीं है। 17वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भूमि सुधार, ये भी 9 शेड्यूल से संबंधित है। फिर सज्जन सिंह का मामला है, सज्जन सिंह क्या कहते हैं, पैंट शर्ट पहने थे, तो 1965 में आया। 17वां संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया है। इसमें संसद क्या बोला, इसमें भी यही बात बोला कि जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट बोला कि फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है। फिर गोलकनाथ मामला क्या है, 1967 में प्रार्थना समाज के सामने गोल गोल बात बोला 1967 में। इसमें सरकार क्या बोला कि संसद जो फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकता है। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का सिद्धांत दिया, भविष्य लक्षित सिद्धांत। गोलकनाथ माल गोल गोल बात नहीं बोला कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकता है, भविष्य लक्षित सिद्धांत दिया कि अब से ये कानून सब भविष्य में लागू होगा। फिर ये भी बोला था कि ये अनुच्छेद 368 के दिन क्या है, एक क्या है, कानून है, बोल दिया। पहले बोला था नहीं, अब क्या बोला, ये पूरा बात किसके अपोजिट बोला था, फंडामेंटल राइट, शंकरी प्रसाद मामला के अपोजिट। फिर उसके बाद गोलकनाथ मामला आया, गोलकनाथ मामला के खिलाफ इंदिरा गांधी 2 संशोधन की, 24वां और 25वां। 24वां में क्या की, गोलकनाथ की बिल्कुल विपरीत बात बोल दी कि 13 जो है 368 के दिन विधि का परिभाषा है, और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पे हस्ताक्षर करना क्या कर दिया अनिवार्य। फिर 25वां संविधान संशोधन आया 1971 में, एक और की थी। इसमें जो है कुछ TPSP को, जैसे आर्टिकल 31 और 39B और C को, कुछ DPSP, ये जो DPSP है इसको फंडामेंटल राइट पे प्राथमिकता दे दी 14-19-31 को, जो संपत्ति से संबंधित है। फिर केशवानंद मामला आया, केशवानंद मामला आया 1973 में। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया कि बताए थे फरारी नहीं 10 रुपये ही मांगो। अब फिर 42वां संविधान संशोधन आया 1976 में, इंदिरा गांधी लाई। इसमें सारा DPSP को फंडामेंटल राइट के ऊपर हेवी बना दी थी। फिर मिनर्वा मिल्स आया 1980 में, बोला था कि DPSP है फंडामेंटल राइट मिल के रहो। फिर 40वां संविधान संशोधन आया 1978 में, इसमें संपत्ति के अधिकार को फाइनली समाप्त कर दिया गया था।